हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से आपके पेपर में आते हैं और इससे पहले मैंने प्रोजेक्ट मेथड डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। एंड टीचिंग मेथड्स की इस पूरी सीरीज में मैं सभी विधियों को कवर करूंगी। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम देन दिस वीडियो विल हेल्प यू। ओके, सो डोंट स्किप दिस वीडियो, पूरा जरूर देखना, आपको कहीं ना कहीं अंत तक समझ में आ जाएगा। और मैं ट्राई करूंगी कि जो भी हम यहाँ पे स्टेप्स को समझेंगे बहुत अच्छे से, उनको हम रियल तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम से क्या लग रहा है कि कोई समस्या है और उसका समाधान किया जाता है। समस्या क्या होनी चाहिए? वो रियल होनी चाहिए एंड स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए। और उसी को जो एक प्रॉब्लम जो है हमारे सामने आती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एक शिक्षक बच्चों के समक्ष समस्या को प्रस्तुत करता है या बच्चे खुद समस्या को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं एंड उसको वो जब साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करते हैं तो वो सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि समस्या समाधान विधि में छात्र की मानसिक क्रिया पर आधारित ये विधि है, यानी कि जो भी बच्चे का कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वो यहाँ पे शामिल होता है। बच्चा रीजनिंग करता है, सोचता है, विचारता है, हाइपोथेसिस करना, कंक्लूजन करना, एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, यानी कि जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस हैं उससे संबंधित ये विधि होती है। इसमें छात्र स्वयं के विचारों और यहां पर है कि तर्क शक्ति के आधार पर बच्चा खुद के ही विचारों पे और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में आपका डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग आ जाता है। तो बच्चे यहाँ पे अपनी तर्क शक्ति और खुद के ही विचारों के आधार पर किसी भी समस्या का हल ढूंढकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल इस विधि के बारे में देखें तो कुछ भी शिक्षक पढ़ाते समय अगर उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से बच्चों को कोई चीज समझानी है तो यहाँ पर शिक्षक क्या करता है, बच्चों के समक्ष एक समस्या को प्रस्तुत करता है। बच्चे उस समस्या के बारे में विचारते हैं और उसके आधार पर खुद से ही क्या करते हैं, बच्चे समस्या का हल निकालते हैं। टीचर यहाँ पे केवल उनको गाइड या फैसिलिटेटर का कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे कि इसको करते कैसे हैं, मतलब रियल स्टेप्स क्या हैं और कैसे एक्चुअल टीचिंग में हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब हम बात करते हैं तो देयर आर 3 एलिमेंट्स इन दिस मेथड। फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम, सेकेंड वन इज द गोल एंड थर्ड वन इज द स्टेप। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने कोई गोल होना चाहिए। तो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई भी समस्या है उसका एक डेफिनेट गोल होता है। बिना गोल के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अगर आपका कोई गोल है, आपको कुछ फाइंड आउट करना है या बच्चों को कुछ फाइंड आउट करना है कोई कंसेप्ट को पढ़ते समय, तो डेफिनेटली वहां क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा क्या है कि समस्या होनी चाहिए। अगर समस्या है और समस्या के कारण हमें पता है तो आधा जो यहाँ पे कार्य होता है वो कंप्लीट हो गया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में प्रॉब्लम होता है, एक गोल होता है और वहां पे कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं और फॉलो करते करते बच्चा अपनी तर्क शक्ति लगाते लगाते समस्या का हल करता है। तो ये 3 चीजें जो हैं एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देयर आर 6 स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आइए बात करते हैं इनके बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी मेथड में ये समझ जाएंगे आप तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्वेश्चन आपके कहां से आते हैं, स्टेप से क्वेश्चन आते हैं। पहला स्टेप पूछ लेगा या इनमें से 4 ऑप्शन में से बोलेगा कि कौन सा स्टेप नहीं है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इन्हें हम सोपान, चरण या पद भी कहते हैं। इन तीनों नामों से आपको देखने को मिल जाएगा, तीनों सेम है। अगर चरण पूछेगा, पद पूछेगा या सोपान पूछेगा तो यहाँ पे 6 स्टेप है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूं। अलग अलग किताबों में आपको स्टेप्स जो है कहीं पे 5 मिलेगा, कहीं पे 4 मिलेगा, कहीं पे 6 मिलेगा। उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, जो कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपको अलग किताबों में अलग दिख जाते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें, अगर पुराने पेपर के आधार पे तो 6 स्टेप को यहाँ पे बोला गया है। पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है कि अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं तो पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम पता है देन उसको डिफाइन करना भी इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस करना उस समस्या को, उस समस्या के बारे में आप सोच रहे हैं, उस समस्या के छोटे छोटे पार्ट्स में। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आप किसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में
विभाजित करके सोच विचार करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन लगाते हैं, वो आपका एनालिसिस होता है। उसके बाद हाइपोथेसिस आप जनरेट करते हैं या आप अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होते हैं? जो हम अपने मेंटल प्रोसेस के आधार पे कुछ कंक्लूजन्स को सोचते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप इतना ही समझो कि 3rd नंबर पे हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसके बाद उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि ये सही है या गलत है, उसके बाद जनरलाइजेशन और कंक्लूजन करना, उसके बाद इवैल्यूएशन करना रिजल्ट का। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देती हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर सपोज मैं इस क्लास में आई हूं और मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज करके कोई कंसेप्ट को पढ़ाना है। तो वो कॉन्सेप्ट कोई भी हो सकता है, वेदर इट इज सोशल स्टडीज और साइंस और मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश, कोई भी कंसेप्ट आप सोच लो अपने दिमाग में। सपोज मैं साइंस पढ़ाने जा रही हूं और मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी समस्या ये है कि मुझे ना एयर का कंसेप्ट सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टॉपिक क्या है? एयर है। और एयर में जो मुझे जो आज सिखाना है वो क्या सिखाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कि क्या हवा में भार है। मेरा क्वेश्चन है कि क्या हवा में भार होता है। ठीक है, क्या हवा में भार है, ये क्या है? एक प्रॉब्लम है। ठीक है, डस एयर हैज वेट या मास। ठीक है, ये क्या है? प्रॉब्लम है। मैंने बच्चों से पूछा, पहले मैं क्या करूंगी? डिस्कस करूंगी, एक सिचुएशन क्रिएट करूंगी, देन मेरी प्रॉब्लम क्या है आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, कि आज हम पता करेंगे कि क्या हवा में भार होता है या नहीं होता है। ये क्या है? एक प्रॉब्लम है। अब इसको विश्लेषण बच्चे करेंगे। ठीक है, इसके विश्लेषण का मतलब है कि ये जो समस्या है इसको तोड़ के देखेंगे, इसको वो ऑब्जर्व करेंगे, आसपास देखेंगे, चीजों को देखेंगे कि हाँ मैम है, कोई कहेगा नहीं है, कोई कहेगा है ना। हर बच्चा जो है एक जैसा आंसर आपको नहीं देगा। तो वहां पे क्या है कि पहले आपने एक समस्या दी कि क्या हवा में भार है, उसके बाद हम उसको विश्लेषण करेंगे। बच्चे आपको एग्जाम्पल देंगे कि मैम वो जो है कर्टेन हिल रहे हैं तो वहां हवा है, इसका मतलब। कोई कहेगा हाँ मैम होता है, कोई कहेगा नहीं मैम नहीं होता है। तो ये क्या है कि आप समस्या को विश्लेषण करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? अल्टरनेट सॉल्यूशंस को क्रिएट करना या हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना। हाइपोथेसिस क्या होते हैं? हमारे टेंटेटिव सॉल्यूशंस होते हैं जो फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा क्वेश्चन है, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इस प्रॉब्लम का समाधान करना है कि हवा में भार होता है या नहीं होता है। तो मैं क्या करूंगी? अब हाइपोथेसिस को जनरेट करना बच्चों को सिखाऊंगी। अब बच्चे हाइपोथेसिस क्या बना सकते हैं कि बच्चे हाइपोथेसिस बना सकते हैं, कोई कुछ कहेंगे कि हाँ हवा में भार होता है और कुछ कहेंगे नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग इस समस्या को समाधान करने के लिए हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप ये हाइपोथेसिस बना सकते हो कि चलो ठीक है, एक हम ना बैलून लेते हैं और उस बैलून में हवा भर के देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? एक हाइपोथेसिस को क्रिएट कर रहे हैं कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपके सामने दो परिकल्पनाएं हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके सामने दो परिकल्पनाएं हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि हाँ होता है और कुछ बच्चों ने कहा कि हवा में भार नहीं होता है। तो ये आपके सामने क्या है? ये आपके सामने है परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस है। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस को आप क्या करते हैं? जांच करते हैं। और जांच करने के लिए आपको क्या चाहिए? आप आंकड़ों को विश्लेषण करेंगे, आप संसाधन जुटाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक एक्सपेरिमेंट इसमें करना है। अब मैं इसको जांचने के लिए क्या करूंगी? मैं एक हो सकता है कि फुटबॉल जो होता है, खाली हवा हटा के निकाल के बच्चों के सामने मैं हवा को भर के दिखाऊं, और एक खाली फुटबॉल और एक भरे हुए फुटबॉल को मैं क्या करके उनको तोल के दिखाऊं। ठीक है, तो ये क्या है कि मैं परिकल्पनाओं की जांच कर रही हूं। मैं ये परिकल्पना पता लगा रही हूं कि हवा में भार है या नहीं है। यानी कि परिकल्पना की जांच करने में क्या आता है कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाए थे उन हाइपोथेसिस को आप कहीं ना कहीं टेस्ट करते हो। और टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं मान लीजिए एक जो फुटबॉल है वो इस तरह से है और एक जो है भरा हुआ फुटबॉल में लेके आ गई जिसमें हवा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये दो फुटबॉल है, दोनों को मैं क्या करूंगी? वेट मशीन पे माप के देखूंगी। ठीक है, दोनों को अलग अलग वेट पे माप के देखूंगी। तो इसका जो वेट होगा ना वो ज्यादा आएगा, समझ रहे हो? तो इसका वेट ज्यादा आएगा, यानी कि ये क्या है? आपने परिकल्पनाओं की जांच की, और परिकल्पनाओं को जांच करके आप सामान्यीकरण करेंगे। सामान्यीकरण कैसे करेंगे हम?
मैंने जो परिकल्पना की जांच की उससे क्या मेरा निष्कर्ष निकलेगा, सामान्यीकरण क्या मैं करूंगी कि हाँ बच्चों, हवा में भार होता है, क्योंकि इसका जो इसमें जब मैंने हवा भरी तो इसका वेट ज्यादा हो गया और इसका वेट तो कम है। यानी कि मैं एक जनरलाइजेशन पे गई, मैंने एक निष्कर्ष निकाला। इसी को जनरलाइजेशन कहते हैं कि कोई नियम, कोई सिद्धांत, कोई सूत्र को निकालना इज कॉल्ड जनरलाइज करना या जनरलाइजेशन करना। तो यहां मेरी परिकल्पना कौन सी सत्य हुई, पहली वाली सत्य हुई या दूसरी वाली सत्य हुई? तो मेरी जो परिकल्पना फर्स्ट थी, बच्चों ने जो परिकल्पना बनाई थी कि हाँ हवा में भार है, वो परिकल्पना मेरी यहाँ पे सही हो गई और मैंने जनरलाइज किया। या बच्चे अगर खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये बच्चे खुद से जनरलाइज करेंगे कि हाँ मैम, हमने ये देखा करके और हवा में भार होता है, यानी मैंने सामान्यीकरण कर दिया। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स। अब आपके जो भी रिजल्ट आया आप उसका एक रिकॉर्ड रखते हो, ठीक है, आप उसका रिकॉर्ड रखते हो, जो भी आपका प्रोसेस था उसका ओवरऑल आप लेखा जोखा रखते हैं या बच्चे खुद से इस चीज को करते हैं। तो ये आपका क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें साइंस में ये कंसेप्ट पढ़ाना है तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज करके इस चीज को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई बच्चा है, उसको स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लिखने में गलती है, उसकी स्पेलिंग में बहुत गलतियां होती है। तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे, सबसे पहले उसकी समस्या का पहचान करेंगे कि उसको गलती क्या है। तो गलती आपको पता है कि मेरी क्लास में ये जो रोहन है ये गलतियां बहुत करता है स्पेलिंग्स में, इसकी स्पेलिंग गलती बहुत होती है। फिर आप उसको विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण में क्या करेंगे कि क्यों करता है, निदान यहाँ पे डायग्नोस करेंगे कि क्यों कर रहा है। आप पता लगाएंगे कि क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन ये है, ये है, ये है, ये है, क्या इसको कोई प्रॉब्लम है, क्या इसको प्रैक्टिस नहीं ये करता है, या जो भी रीजंस हैं, कारण जो है डेफिनेट, या इसको अक्षर उल्टे सीधे अक्षरों में इसको समझ नहीं है इसलिए गलती करता है। तो आप रीजन फाइंड आउट करेंगे कि क्यों करता है, ठीक है, या पढ़ाई में मन नहीं लगाता तो क्यों नहीं लगाता। उसके बाद आप परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे कि अब आप इसको कैसे दूर करोगे, वहां पे आपकी परिकल्पना आ जाएगी। अगर स्पेलिंग गलती कर रहा है तो आप उसको पहली परिकल्पना आप बनाएंगे कि मैं उसको डेली जो है ABCD लिखने के लिए दूंगी, ठीक है। दूसरी परिकल्पना में क्या बना सकती हूँ कि मैं ये क्योंकि इसका ध्यान जो है वो और बच्चों पे जाता है तो मैं इसको अलग से सेपरेट इसको क्लासरूम में जगह दे दूंगी, या कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए स्टडी नहीं करता, फोन ज्यादा चलाता है, तो मेरी परिकल्पना बनेगी कि मैं, हो सकता है कि मैं इसके पेरेंट्स से बोलूं कि भाई फोन इसको ना दें। तो परिकल्पना का मतलब है कि आप जो सॉल्यूशन सोचते हो अपने दिमाग में, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके जो सॉल्यूशन आप जो कर रहे हैं, ये जो आपने अनुमान अपने अकॉर्डिंग जो आपने बनाया है, फिर आप जब एक्चुअल में उस परिकल्पना की जांच करते हो, देन हम एक कंक्लूजन पे आते हैं। हमारी परिकल्पना सारी सही नहीं होती है, एक ही या एक परिकल्पना ही हमारी सही होती है जो हमने सोची होती है। जैसे बलून वाले एग्जाम्पल में यस नो, हमने परिकल्पना बनाई कि अच्छा शायद होता होगा या नहीं होता होगा, एक परिकल्पना हमने बना ली। हमने उसको जब जांच किया तब हमें पता चला कि अच्छा फर्स्ट वाली परिकल्पना सही थी, मतलब कि हवा में भार है। तो परिकल्पना यही होती है कि जब आप टेंटेटिव सॉल्यूशंस को अपने दिमाग में सोचते हैं एंड देन जब आप उसकी जांच करते हैं, उसके बाद हम एक रिजल्ट पे आते हैं और रिजल्ट के बाद हम ओवरऑल उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये है आपके 6 स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको दोनों ही एग्जांपल्स के माध्यम से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। समस्या समाधान को देने वाले जो जनक हैं, कई बार पूछा जाता है, तो अगर जनक बोलो तो सुकरात और सेंट थॉमस को माना जाता है, और अगर मैं 20वीं शताब्दी में या मॉडर्न अगर मैं बोलूं तो जॉन डीवी को माना जाता है, ठीक है। जॉन डीवी का नाम भी आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखना। 20th सेंचुरी के बाद से जॉन डीवी जो आधुनिक, इस विधि को जो आधुनिक बनाया गया, तो जॉन डीवी के टाइम पे ये ज्यादा पॉपुलर हुई। उससे अगर पुराना पूछेगा तो सुकरात और कौन है, सेंट थॉमस को माना जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे समस्या समाधान के तरीके या विधियां क्या हैं। कई बार पेपर में आजकल यहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो फटाफट से मैं डिस्कस करूंगी। पहला है मीन्स एंड एनालिसिस,
ठीक है, दूसरा है एल्गोरिदम एंड थर्ड वन इज ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब आपको पता होगा, आप एक जो खोज आप कर रहे हैं, तो एक खोज होता है जो कि अच्छी चीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजी होती है। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है, आपके स्टेप बाय स्टेप्स जो आप ये फॉलो करते हैं, इन्हीं को एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम का मतलब है जो सूत्र है, जो स्टेप है, जो चरण है, जो फॉर्मूले हैं जो आप यूज कर रहे हैं, वो एल्गोरिदम है। और मीन्स एंड एनालिसिस भी जो है वो समस्या समाधान करने के क्या है, तरीके हैं। आप अल्टरनेट सॉल्यूशंस को वहां पे क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। तो यहाँ पे मीन्स एंड एनालिसिस, एल्गोरिदम एंड ह्यूरिस्टिक्स तीनों ही समस्या समाधान विधि के तरीके या विधियां हैं। और बाधाएं होती हैं कुछ, यहाँ पे बैरियर होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के, जहां से क्वेश्चन आपका ऑप्शन में आ जाता है। तो याद रखना कि मेंटल सेट अगर आता है ऑप्शन में, मेंटल सेट या रिस्पॉन्स सेट आता है, तो ये एक बाधा है। मेंटल सेट का मतलब ये होता है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उसका एक ही तरीके से बार बार सॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, आप एक ही तरह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। आपका एक ही मेथड है प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को समाधान करने का, उसे मेंटल सेट कहते हैं। आप डाइवर्स अलग अलग दिशाओं में ना सोचते हुए केवल एक जैसा सोच रहे हो, आपके समस्या समाधान करने का केवल एक ही तरीका है हमेशा, उसे हम कहते हैं कि एक मेंटल सेट बन जाना या एक रिस्पॉन्स सेट बन जाना। ये एक बाधा है जो प्रॉब्लम होती है और जिससे एक बच्चा है जो बहुत अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाता है। इसके अलावा फंक्शनल फिक्स्डनेस होती है। मेंटल सेट जैसे जैसे एक व्यक्ति का बनता जाता है, उससे क्या आती है, उसके अंदर फिक्सेशन आ जाती है। वो अलग अलग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता है, वो डाइवर्जेंट नहीं सोचता है, उसे हम फंक्शनल फिक्स्डनेस कहते हैं। तो फंक्शनल फिक्स्डनेस एंड मेंटल सेट दोनों ही क्या है, बैरियर है, बाधाएं हैं समस्या समाधान में। और अच्छा जो है वो क्या है, मीन्स एंड एनालिसिस, या मैं कहूं अगर एल्गोरिदम है या ह्यूरिस्टिक्स है, ये सब क्या है, अच्छे हैं। ठीक है, ये याद रखना, बस इतना याद रखोगे। ऑप्शंस पूछ लेता है कि कौन सा बाधा है कौन सा नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं मेरिट्स की तरफ। मेरिट्स आपको पता होगा लर्नर सेंटर्ड मेथड है। अब आप देख रहे हैं कि बच्चे इतने एक्टिव अगर इधर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर साइंटिफिक एटीट्यूड है। अब जैसे हमने हवा में भार वाला हम जो एक्सपेरिमेंट बच्चों को सिखा रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से सिखा रहे थे अगर वो, तो वहां पे बच्चे का साइंटिफिक एटीट्यूड भी आ रहा है, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो बच्चे का यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग से। ये डिस्कवरी पर आधारित है, ह्यूरिस्टिक शामिल है उसमें, तो खोज करते हैं बच्चे, खुद से ही यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। लर्नर सेंटर्ड मेथड इसे माना जाता है। और पार्टिसिपेशन यहाँ पे बच्चों का बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। टीचर केवल उन बच्चों को हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, टीचर नहीं करता है। यहाँ बच्चे जो है प्रॉब्लम को खुद से ही समाधान, खुद के ही तर्क और रीजनिंग लगा के करते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, सारी स्किल्स यहाँ बच्चे की डेवलप होती है। कॉग्निटिव से रिलेटेड, संज्ञान से रिलेटेड जो भी आपके स्किल्स होते हैं, जितनी भी स्किल्स आप जानते हैं, वो सभी इसमें क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। उसके अलावा क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बच्चे का आता है। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी। अगर लर्नर सेंटर्ड मेथड है तो डेफिनेटली उसका कॉग्निशन, उसका क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट एंड लर्निंग बाय डूइंग, सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगी। ओके, सो ये है कुछ लाभ। इसके अलावा हानियां क्या हो सकती है कि कई बार अपैरेटर्स का बहुत खर्चा होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो महंगे होते हैं। तो कई बार ये विधि कॉस्टली होती है, महंगी विधि होती है। इसके लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है एंड कई बार बहुत ज्यादा समय लग जाता है इस विधि से करवाने में। ये भी एक डीमेरिट हो सकता है एंड कई बार सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, ये कुछ डीमेरिट है। ठीक है, सो आई होप गाइज कि ये विधि आपको समझ में आ गई होगी। एंड इसके अलावा और भी मैं अपकमिंग वीडियोस आने वाले सेशंस में लाने वाली हूँ। ओके, सो तब तक कीप वॉचिंग एंड इफ यू आर न्यू to this channel then do subscribe to this channel for more updates and for more videos and if you have any suggestions for me so जरूर comment section में आप मुझे बताएं। If you need any video, कोई वीडियो आपको जरूरत है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।